61st डिप्लोमा ईएमई का पेपर कर रहे हैं, ठीक है, पुराना पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। टोटल मार्बल कितने हैं हमारे पास? 24। सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू हैं। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है? 2/3 है। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। देखो ऐसा होता क्या है, जब दो तीन चीज़ें होना हो तो उन सब की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होती है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी होनी चाहिए? 1। तो ग्रीन, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं इसमें, तो ग्रीन हमें दी हुई है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हो जाएगी 1 - 2/3। एलसीएम लेंगे 3 - 2, आंसर आ गया 1/3। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। ब्लू बॉल्स पूछी गई है हमसे। क्या पूछा है? ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स तो इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, चलो कर दिया, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हमें पता लग गई कितनी है? 1/3। अब बॉल, ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लू बॉल डिवाइड बाय टोटल बॉल, ठीक है। कितना है हमारा? 1/3। तो हमारी टोटल बॉल है 24, तो ब्लू नहीं पता, तो ब्लू को बी लिख देते हैं, b/24। 1/3 है, 3 से कैंसिल हुआ 8, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 8। यानी हमारे पास ब्लू बॉल्स कितनी है? 8 हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ग्रीन पूछता तो यहाँ पे 2/3 को इसके इक्वल रख देते, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था, डायरेक्ट इससे भी आ सकता था, प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है, कई तरह से आ सकता है आंसर, ठीक है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर/आवर। जाते हुए इसकी एवरेज स्पीड इतनी थी। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देर इज लेस ट्रैफिक, और एवरेज स्पीड आते हुए इतनी हो गई। तो एवरेज स्पीड बताओ दोनों की। देखो इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रिक से हो जाएगा। देखो जब भी हमारा डिस्टेंस सेम हो आने जाने का, तब उस केस में मानो एक एवरेज स्पीड दी हुई है x, मान लिया 20 किलोमीटर/आवर जाने की स्पीड है, और वापस आने की एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर/आवर। तो इसकी एवरेज का फॉर्मूला होता है, ट्रिक है ये, 2x/x+y, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो। ये सारी ट्रिक्स जो है ना हमेशा काम नहीं करती। यहाँ तो काम कर जाएगी, तो हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 2 गुना में 600 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, आंसर आ गया। तो 24, डी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। तो ये तो हुआ है ट्रिक से। अब ट्रिक मैं बताया हमेशा काम नहीं आती, तो मेथड पे आते हैं। तो एक तो जाने का है ना, 2 बार गया ये, एक तो जाने का और एक आने का, एक दो गोइंग का रास्ता है और एक रिटर्न है। हमें दोनों का डिस्टेंस नहीं पता, मैंने x मान लिया, दोनों का डिस्टेंस कितना मान लिया? x। स्पीड दी हुई है, यहाँ पे 20 स्पीड है और यहाँ पे इसकी स्पीड है 30, ठीक है। ये किलोमीटर/आवर, किलोमीटर/आवर। तो अब इसका टाइम निकल जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों का टाइम निकाल लो, ये हो जाएगा x/20 आवर, ये हो जाएगा x/30 आवर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस निकालो पहले, हमारा कितना है? टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया x + x यानी 2x, और टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम हमारा हो गया x/20 + x/30। ये आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन एक्चुअल में आपको मेथड आना चाहिए। 5x/60 x/12, क्योंकि ये ट्रिक्स हमेशा काम नहीं करती। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। लेकिन ये जो तरीके वाला मेथड है ये हमेशा काम करेगा। तो 2x डिवाइड बाई x/12 हो गए। जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो डिवाइड करके लिख दिया करो, गलती नहीं होती। x कैंसिल, आंसर आ गया 24, ठीक है। तो आंसर तो वही है, यहाँ से भी आ गया। लेकिन अगर ये डिस्टेंस आगे पीछे हो जाता, उल्टा सीधा हो जाता, तो फिर यही मेथड काम आता है, ट्रिक काम नहीं आती, ठीक है ना। तो ट्रिक भी बता दी मैंने। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिस्टेंस आने जाने का सेम हो, जाने का और आने का, तब जाके फॉर्मूला काम करता है, ठीक है, ट्रिक वाला। बाकी ये तो हमेशा काम करता है ये मेथड तो। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। देखो टेबल बना देते हैं, ए और बी हैं, इनकी इनकम है दोनों की। इनकम कितनी है? इसकी 9x हो गई और इसकी 7x हो गई, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3।
एक्सपेंडिचर की रेशो है 4:3, तो इसको 4y और 3y लेंगे। देखो होता क्या है, रेशो जब अलग अलग जगह होती है ना तो हम दोनों के साथ x नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों नंबर के साथ तो x हो सकता है क्योंकि इनको किसी सेम नंबर ने काटा है। देखो मानो 10/60 है, जब हम इसको काटते हैं तो 1/6 आता है क्योंकि हमने इसे सेम नंबर 10 से काटा है, इसीलिए हम इन दोनों को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी रेशो है, मानो एक और रेशो हो 15/18, तो इसको 3 से काटा 5/6, तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस रेशो में और इस रेशो में हमने दोनों में सेम नंबर से काटा हो। इसको हमने 10 से काटा और इसको हमने 3 से काटा है, इसीलिए इसमें अगर x लिया है तो इसमें आपको y लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक बात है कि क्यों लेते हैं हम ऐसा। दोनों में x नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का नंबर सेम नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव, दोनों की सेविंग 2,000 रुपये, तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग इसकी हो जाएगी 9x - 4y, क्योंकि इसने इतनी कमाई है, इतना खर्चा है। इसकी सेविंग क्या है, 7x - 3y। तो ये बोलता है दोनों 2,000 है, तो होगा क्या 9x - 4y इज इक्वल टू 2,000 है, और यहाँ से 7x - 3y ये भी 2,000 है। तो पूछा क्या हमसे, मंथली इनकम, यानी x की वैल्यू अगर आ जाएगी तो कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। जाएगा 27x - 12y बराबर 6,000, और ये जाएगा 8,000, 12y या 28x। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ये जाएगा -2,000 और ये जाएगा -x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2,000। ठीक है, तो x 2,000 आ गया, तो हमें क्या चाहिए, दोनों की इनकम चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000 हो जाएगा, इसको 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14,000 हो जाएगा। तो 18,000 और 14,000 यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, इनकम का। अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो y की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताओ क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल फॉर मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स, ये भी करेक्ट है। जहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन दिखाएगी उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, ये गलत है। जीरो नहीं होता, ये यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करता है। अगर बराबर बराबर पैरेलल लाइन है तो मतलब सारे में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है या स्ट्रेंथ है वो सारी इक्वल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये भी सही है, तो इसका सी आंसर है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि पैरेलल लाइन होने से जीरो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी जगह यूनिफॉर्म हो सकता था। ठीक है, अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन इको 5 सेकंड बाद। देखो सोनार के बारे में याद रखना, ये सोनार के एक जैसे जहाज के नीचे लगा हुआ है, तो ये डेप्थ वगैरह नापने के लिए जाता है। तो इसमें बस ये है जितना डिस्टेंस ये जाती है ना उतना ही डिस्टेंस ये वापस आती है, डबल डिस्टेंस होता है इसका आने जाने का, ये ध्यान रखना है। स्पीड ऑफ साउंड निकालो, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 3,625 मीटर, तो एक्चुअल में जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये गई भी है और वापस भी आएगी, तो इसका डबल हो जाएगा 50, 6 दूनी 12, 7,250 मीटर गई है ये। ठीक है, और इस दौरान टाइम इसको कितना लग रहा है, टाइम इसको लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड निकल जाएगी अब। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया 7,250 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25, 1,450 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें याद रखना है टाइम डबल हो जाता है, डिस्टेंस डबल हो जाता है, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस डबल होता है। यू आर यूजिंग MS पावर पॉइंट। ठीक है, द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, टाइटल स्लाइड होती है, बुलेट स्लाइड नहीं है। ठीक है, टाइटल स्लाइड है, इसके अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड होती है जनरली। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड होती है, और इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रेजेंटेशन का टाइटल या प्रेजेंटेशन टाइटल होता है, सब टाइटल भी इसी में होता है, नेम और यूज़र, नेम और डाटा होता है किसका, प्रेजेंटर का, मतलब मेन स्लाइड होती है टाइटल स्लाइड तो। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि अगला कौन सा है, बुलेट स्लाइड है ना, तो बुलेट स्लाइड का काम क्या है,
ये लिस्ट फॉर्मेट में देता है प्रेजेंटेशन, लिस्ट फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। और इसको मतलब इसको ऐड करने के लिए क्या होता है, सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद बुलेट्स बटन दबा दो, या फिर इसका शॉर्ट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है, बुलेट का शॉर्ट होता है। इसके अलावा जो टेबल स्लाइड है, ये टेबल इंसर्ट करने के लिए होती है, ग्राफ स्लाइड जो है ग्राफ इंसर्ट करने के लिए होती है, ठीक है। इंसर्ट टेबल करके भी हो सकता है और इंसर्ट ग्राफ करके भी हो सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई, ठीक है, ये टावर है 500 मीटर ऊंचा है, यहाँ से पत्थर को नीचे छोड़ा जा रहा है, एट द बेस नीचे पॉन्ड है, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, ये कब आवाज़ सुनाई देगी, यहाँ से आवाज़ जो है यहाँ से ऊपर तक कब सुनाई देगी। देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में हमारा एक्स ए या जी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है 10 लेने के लिए, ठीक है। हमारा यू जो है 0 होता है, इनिशियल स्पीड, हाइट हमको दी हुई है 500 मीटर, एच या एस एक ही बात होती है 500 मीटर, क्योंकि हमारी हाइट है बिल्डिंग की। तो हमें निकालना है कितनी देर में नीचे आ रहा है, तो वी तो है नहीं हमारे पास, टी एस इज़ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज़ यू प्लस ए टी से पहले वी निकाल लेते हैं, या और किससे आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s नहीं आएगा, पहले वी निकालना ही पड़ेगा, हाँ वी भी नहीं आएगा यहाँ से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, इससे पहले वी आएगा, तो वी का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इस 2 इंटू ए हो गया 10 और s हो गया 500, तो 500 नहीं 1000 10,000 हो गया ये वी स्क्वायर, यहाँ से वी हो जाएगा अंडर रूट 10,000, तो 10,000 का अंडर रूट होता है 100, तो हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, वी आ गया। इसके बाद हम इसका टाइम निकालते हैं कि कितनी देर में नीचे गया, तो टाइम के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाय ए, वी हो गया 100 माइनस यू हो गया 0/10, आंसर आ गया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकंड में पत्थर नीचे जाएगा। देखो एक चीज़ याद रखना, अच्छा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो जनरली 10 ऑप्शन ज़रूर होता है, क्योंकि होता क्या जल्दबाजी में 10 टिक कराते हैं बंदे, है ना। अब होगा क्या, 10 सेकंड में तो नीचे गया है, अब जब ये नीचे पानी में गिरा तो ये वापस आवाज़ तो यहाँ पे पैदा हुई ना, तो आवाज़ भी वापस आएगी, तो आवाज़ कितनी देर में आई है वो देखते हैं। देखो आवाज़ को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 500 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है 340, स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड से आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ को आने में कितनी देर लगेगी, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं, 25/17, 17 दूनी 34, 17 1.25 और 17 को डिवाइड कर दो, 17 माइनस करके आया 8 पॉइंट लगाया तो 80, 17 पंजे 80 हो गया, तो 1.5 सेकंड में आवाज़ ऊपर आएगी। अब देखो हुआ क्या है, 10 सेकंड में पत्थर नीचे गया है, और पत्थर जैसे ही टच करेगा तो 1.5 सेकंड में आवाज़ ऊपर आएगी, तो टोटल हो गया 11.5 सेकंड, बी ऑप्शन, ठीक है। 10 और 1.5 कितना हो गया 10 + 1.5, आंसर आता है 11.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की पहले कंडीशन देख लो, हमारे पास 2 स्टैंडर्ड होती है इक्वेशन, a1x + b1y + c1 = 0, सपोज है ना, 2 स्टैंडर्ड है हमारे पास, एक है a1x b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। तो हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे है kx + 3y - k - 3 = 0, ठीक। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो a1 की वैल्यू हो गई k, b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू हो गई -k - 3। ऐसी दूसरी इक्वेशन हमारी है 12x + ky - k = 0। तो हमारी फर्स्ट a1 की वैल्यू हो गई 12, b1 की वैल्यू हो गई k और c1 की वैल्यू हो गई -k, ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसने बोला हुआ है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है,
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू हो जाएगी K/12 इज इक्वल टू 3/K इज इक्वल टू -K-3/-K। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो हो जाएगा K² इज इक्वल टू 36, K की वैल्यू हो गई √36, तो K की वैल्यू आ गई +6 एंड -6। तो दोनों आंसर हैं इसके, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में +6 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसीलिए MCQ का पेपर भले ही MCQ का होता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन तो पूरा ही करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए होता है क्या है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई MCQ का पेपर है, इसकी प्रिपरेशन अलग तरीके से होगी। तो MCQ हो या डिस्क्रिप्टिव हो, प्रिपरेशन का तरीका कोई अलग नहीं होता, पढ़ना वही होता है, पेपर सॉल्व वैसे ही करना पड़ता है। MCQ में भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ता है, ठीक है ना। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, नीचे होंगी, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें PQ एक कॉर्ड है, PQ 8 सेंटीमीटर लंबी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ठीक है। ये सेंटर हो गया। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। P और Q पे जो टेंजेंट बनी है ये कहाँ पे टच होती है, T पे। फाइंड द लेंथ TP, ये वैल्यू निकालो, x, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं OM, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर लाइन होती है तो एक प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जब भी आप सेंटर पे परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो ना, तो वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, कॉर्ड के दो हिस्से कर देती है। तो क्योंकि ये 8 है तो ये छोटे वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल को ना अलग से बना लेते हैं, इस फिगर को। इस फिगर में ये 5 है, यहां से यहां तक रेडियस है ये, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये हो गई 4, क्योंकि अभी हमने निकाला ये पूरी 8 थी, तो ये इधर 4 हो गई, क्योंकि ये डिवाइड कर देता है परपेंडिकुलर जब भी करता है, दोनों के 4 ऊपर 4 नीचे हो गए। तो अभी हम सिर्फ ऊपर वाला देख रहे हैं, POT। ये x है, ये हमें निकालना ही है, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, इसको M नाम दिया हमने, तो जो POM है, ट्राइंगल POM राइट साइड वाला, अब इसमें 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये 4 है और ये 5 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया 5 का स्क्वायर, बेस हमें y मान लो इसको, या OM ही मान लो। तो बेस हमारा OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 4 का स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हो OM का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 16, तो OM का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। यहाँ से OM आ जाएगा √9, यानी OM की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। यानी ये वाली जो लेंथ है हमारी ये 3 हो गई, यानी ये लेंथ भी हमें पता लगी 3, ठीक। हमें निकालना x है, ये ध्यान रखना है। इसको हमने y लेट कर लिया, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें करना क्या होगा हमें, देखो इस ट्रायंगल को ना फिर से बना लेते हैं आगे, ठीक है। स्पेस कम हो गया, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं फिर से बना लूँ, ये कुछ ऐसा है, ये ट्रायंगल ऐसे हो गया ना, ठीक है। इसमें ये लाइन हो गई, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हमने निकाल ली 3, ये y है और ये x है, ठीक है। नाम भी लिख लेते हैं P M O और T, ठीक है। अब इसमें देखो ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, जो टेंजेंट जहां पे टच करती है वो 90 डिग्री एंगल होता है, इसीलिए ये भी 90 डिग्री है और इस हिसाब से ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको मैं 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता हूँ छोटे से। एक तो ये इसका लेफ्ट वाला ट्राइंगल देखो TMP, तो इसमें ये y है, ये 4 है और ये x है और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ऐसे पाइथागोरस लगा के क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया x का स्क्वायर, बेस हो गया y का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 4।
तो यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ पूरे ट्राइंगल में। अब की बार 5x हो जाएगा y+3, नीचे वाली लाइन को अगर मैं एक समझू तो, और ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, y+3, बेस x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं है हमने, देखो 16 होगा, 4 का स्क्वायर होगा ना, ये 16 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा y+3 का स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एक ही बात है, कुछ भी निकाल लो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो हो जाएगा y+3 का स्क्वायर -25, ये एक्स स्क्वायर आ गया। और यहां से भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये निकल ही चुकी थी कि एक्स स्क्वायर क्या, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम वही करेंगे। देयरफॉर हम क्या करेंगे, y+3 का होल स्क्वायर -25 को किसके इक्वल रख देंगे, इसके, वाई स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मुश्किल क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है काफी। ठीक है, सबसे बड़े मार्क्स में आता है ये सॉल्व करने वाले में। अब यहाँ से जो है 6y की वैल्यू हो जाएगी 16 + 25 - 9। ठीक है, तो ये 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो अपने बचा 7, 25 और 7 32। तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 32/6, 18/3। ठीक है, अब y आ गया ना 18/3, तो यहाँ डाल दो तो x आ जाएगा, हमें x चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 18/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और फिर इसे अंडर रूट कर देंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर हो गया 324/3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 अपॉन में 1 हो जाएगा, ये एलसीएम 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 324 + 6 9 54, 9 और 5 14, 144। ठीक है, ये प्लस होके हो जाएगा 468/9। लेकिन ये अभी किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की, वो सारा मिक्स हो गया, बड़ा बहुत काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। तो ये एक्स हो जाएगा √468/9। ठीक है, सबसे बड़े क्वेश्चंस में आता है ये। तो देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, जो एक्स की वैल्यू है ना, रुकना है ना, वाई भी थोड़ा सा गलत आ गया हमारा, तभी फंस गए थे। ये जो y की वैल्यू है ना यहाँ पे, ये y 16/3 आएगा, कटिंग में गड़बड़ होगी, 2 से काटेंगे ना तो 16/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 16/3 का स्क्वायर -16। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये ज्यादा हौच पौच हो गया ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये और मुश्किल क्वेश्चन में समझा जाता है। तो 256/9 -16 एलसीएम लेके, तो ये 256 - 6 9 54, 9 और 5 144, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1, प्लस होगा, ये क्या हो रहा है, ठीक है प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 200 300 400/9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो ये एक्स हो जाएगा √400/9 20/3। एक्स ही पूछा था हमसे। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लगता है एमसीक्यू है छोटा सा, लेकिन भाई पूरे एफर्ट करने पड़ते हैं और एक्चुअली में पूरा कंप्लीट सॉल्व ही करना पड़ता है। डेसिमल में अभी भी आंसर, मुश्किल कितना क्वेश्चन है समझ रहे हो। 20 क्या आया था, 20/3 आया था, 20/3 है ना, 20/3, तो ये हो जाएगा 6.20, 6 6 18, 6.67। देखो ये गलत है आंसर। तो कितना लेंथी क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 73। देखो भाई ये तो है क्वेश्चन एमसीक्यू के लायक, पिछले वाला तो बहुत बड़ा था भाई। ऐसे क्या लिखना है, देखो साइन स्क्वायर 63 है ना, इसको मैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि जिन दोनों का सब 90 डिग्री होता है वो आपस में बदल जाते हैं, फॉर्मूला होता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, दूसरे को ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसे ही जो कॉस स्क्वायर 17 है, इसको मैं साइन स्क्वायर 73 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोनों का एंगल सेम है, एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर, तो ऊपर भी 1 हो गया और नीचे भी 1 हो गया। आंसर क्या आ गया? 1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट ईएमई कॉर्प्स क्रैश वाज टेकन इनटू सर्विसिंग कब लिया गया था? 1955 में सर्विस में। ये पूरा ईएमई हिस्ट्री वाली ईएमई हिस्ट्री की वीडियो का जो फोल्डर है ना अपने ऐप में, उसके अंदर सारी वीडियोस है, बैच के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और इसकी डेट भी क्या है? 26 जनवरी 1955 को लिया गया था। ठीक है, किसने बनाया था ये? डिजाइन किसने किया था? इट वॉज डिजाइंड बाय मेजर SE मेजर, क्या हो गया, एक मिनट, मेजर SE डोइक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम इतना टू इतना? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे, मल्टीप्लाई 1000 बाय 3600, 5/18, 2 से काटा 2 9 जा, 2 से काटा 15, 225/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगला V 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया अपना 60 मल्टीप्लाई 5/18, 2 9 से 2 से गया 30, 150/9 कट जाए तो 50/3 हो गया ये, और ये कट के हो जाएगा हमारा 3 से काट देंगे तो 3 से 21, 75/3, ये रहने दो। ये क्या हो रहा है? ये 75/9 ही आना था पहले, है ना, 75/9 था, 3 से काट दिया तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये U हो गया और ये V हो गया। अब हमें निकालना है, मास दिया हुआ है 5, कितना है? 1500 kg। ठीक है, निकालना क्या है? वर्क डन। तो देखो ये चीज याद रखना, वर्क डन या एनर्जी या फिर हीट, सब एक ही बात है। ठीक है, वर्क डन, एनर्जी, हीट, सब कुछ क्या होता है? एक ही बात होती है। तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे 12m v² माइनस u²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है लेकिन सब चीज एक ही है। तो फॉर्मूला लगेंगे 12m हो गया 1500, v हो गया हमारा 50, 50/3, क्या हो रहा है, एक मिनट, 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, ये जाएगा 750, दिक्कत हो रही है कुछ थोड़ी सी, 750 लिखने में। ये जाएगा 2500/9 माइनस 625/9। ठीक, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 750/9 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसमें बोला है कि कुछ बल्ब है जिसको 220 वोल्ट की लाइन पे यूज करना है, 10 वॉट उनकी पावर है, पावर दी हुई है 10 वॉट और वोल्टेज है 220 वोल्ट पे करना है। ठीक है, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर? कितने बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करें अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इन द मैक्सिमम इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। देखो ये कुछ बल्ब है, इसको हमको एक सर्किट में लगाना है। ठीक है, और कैसे लगाना है? पैरेलल में। ठीक, पैरेलल में मानो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे कितने हमें नहीं पता, 2n, n मान लो या x मान लो, x मान लीजिए। ठीक है, और इस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज है वो है हमारी 220 वोल्ट होनी चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज 220, और यहाँ पे जो करंट है वो 5 एम्पियर होनी चाहिए पूरे सर्किट में। ठीक, तो देखो हम पहले पूरे सर्किट की बात करते हैं। फिर पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी है हमारी? 220 वोल्ट, करंट कितना है? 5 एम्पियर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी R इक्वल टू V/I। ठीक है, 220/5, 44 ओम रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की। ठीक, ये पूरे सर्किट की बात हुई। अब हम इंडिविजुअल बल्ब पे आते हैं। यहाँ पे ये एक बल्ब है ना, तो P इक्वल टू VI फॉर्मूला है, यहाँ से
वी आई को हटा सकते हैं, आई को वी, या फिर पी इक्वल टू वी इंटू आई की जगह वी बाय आर लिख सकते हैं। पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू हो जाती है पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर हो गया 220 गुना 220 बटे में 10। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ही हो जाएगा 2 टू 4 4 8 4 0 ओम। ये एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई है 48 और ये होगी 44 ओम। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या बोला है कि अब ये सर्किट को बदलता है। अब यानी कि पैरेलल में कुछ बल्ब लगे हुए हैं, हमें नहीं पता कितने, एक्स मान लिया हमने, लेकिन हर बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, ये 48 ओम। 48 ओम एक की रेजिस्टेंस है, लेकिन जो पूरा सर्किट है यानी इन सब की कंप्लीट, इन सबको मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 44 ओम, क्योंकि पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 44 ओम है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कब तक जाएगा, एक्स तक। किसके इक्वल होना चाहिए, 1/R टोटल के। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो इसको, ये सारी वैल्यू सेम है, तो इसको मैं एक्स अपॉन आर लिख सकता हूँ, इज 1/RT। एक्स अपॉन आर, क्योंकि सबको प्लस करेंगे तो इसको, या फिर ये समझ लो एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/R लिख सकते हैं। भाई किसी भी चीज को, मान लो 3 है, 3 को आप 10 बार प्लस कर रहे हो या 5 बार प्लस कर रहे हो, आप इसे 5 बार प्लस करो या 5 × 3 लिखो, बात तो एक ही होती है। अब ये फ्रैक्शन में बस इतना ही फर्क है, तो फ्रैक्शन में अगर है भी तो मानो 1/3 हो, तो 1/3 को अगर आप 5 बार प्लस करो, या तो 5 बार प्लस कर लो या फिर 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, बात तो एक ही होती है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, जो रेजिस्टेंस है ना हमारी 1/4840, अब इसको हमें क्या करना है, एक्स बार प्लस करना है। 1/48 1/48 1/48 अभी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, तो हमने इसको एक्स माना, तो इसको एक्स बार प्लस करना है। इसीलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x मल्टीप्लाई 1/4840 इज इक्वल टू 1/44। तो यहाँ से x आ जाएगा कि ऐसे कितने बल्ब लगे हुए हैं, तो ये जाएगा 4840 डिवाइड बाय 44, 44 वन जा 44 110, तो x की वैल्यू होगी 110। तो यानी ऐसे कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे आपको पैरेलल में, 110 बार ऐसे बल्ब लगाओगे तब जाके 220 की वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट देंगे ये सारे। ठीक है, तो आंसर है डी ऑप्शन 110। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बॉय है, मास 50 kg है, मास हो गया 50 kg। ठीक है, रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड। टाइम कितना हो गया, 9 सेकंड। 45 स्टेप की सीढ़ी चढ़ रहा है। ठीक है, और हाइट ऑफ ईच स्टेप है 15, यानी जो हाइट अगर ये चढ़ रहा है तो वो कितनी चढ़ रहा है, 45 गुना में 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दो। तो ये हाइट है जो वो चढ़ रहा है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी है और टोटल सीढ़ियां 45 है। तो बोलता पावर निकालो। तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है। एनर्जी का फॉर्मूला mgh अपॉन टी। ठीक है, मास हो गया 50, जी ग्रेविटी हमारी होगी 10, हाइट हमारी होगी 45 मल्टीप्लाई 15 बाय 100, और टाइम हो गया हमारा 9 सेकेंड। 9 5 45, 0 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, ये जाएगा 25 गुना में बन रहा, तो 250 और 125 375 वॉट। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। तो बी ऑप्शन आंसर सही है। ठीक, नंबर 15 है, चूज द करेक्ट यूनिट फॉर द रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, जब भी कोई चीज रिलेटिव होती है ना, रिलेटिव मतलब होता है हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो रिलेटिव जो है यूनिटलेस होती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसके अलावा एक रिलेटिव, एक जैसे रिलेटिव तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज की डेंसिटी को जब हम किससे डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो होता क्या, दोनों की डेंसिटी की ऐसा यूनिट, जैसे मास बाय वॉल्यूम होता है ना, केजी बाय मीटर क्यूब और केजी बाय मीटर क्यूब, तो दोनों कैंसिल हो जाती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर है।
करते हैं। सन ऑफ मिस्टर संदीप कुमार ऑफ मास 40 kg, नायक संदीप कुमार मिश्र कह रहा हूँ, ये जो है ना आर्मी के हिसाब से बता दिए क्वेश्चन को। 40 kg जंप विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैंने आपको इसमें वीडियो में बताया हुआ भी है कि इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक टेबल बनाना है, एक बिफोर जंप और एक आफ्टर जंप। ठीक है, बिफोर जंप भी दो चीजें होती हैं और आफ्टर जंप भी दो चीजें होती हैं, तो वो दो चीजें ढूंढनी है आपको। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा होता है, एम यू, M1 U1, M2 U2। ठीक है, फिर ये M1 V1, M2 V2। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है सिर्फ आपको। ठीक है, फिर इसमें इसका मोमेंटम हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये मोमेंटम P1 हो जाएगा, ये मोमेंटम P2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर जंप, जंप करने से पहले का टोटल मोमेंटम, ये P1 प्लस P2 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप, ये हो जाएगा हमारा P1 प्लस P2, ये ऊपर वाला। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पे इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। हालांकि ये सब चीजें आपको उसमें जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए, लेकिन यह समझने के लिए जरूरी होती है। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर जंप, जंप करने से पहले का जितना भी टोटल मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप, टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप। ठीक है, तो बस आपको ये क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है इसमें। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो बोलता है एक नायक है, सन का 50 kg वेट है उसका, वो कहाँ पे जंप कर रहा है, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 की स्पीड से जंप करा उसने ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी कार्ट का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, एट रेस्ट हो या स्टेशनरी हो, इसका मतलब एक ही होता है, रुका हुआ ना। कार्ट इज फ्री, द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg। तो देखो दो चीजें हमको मिल गई, क्या क्या है, एक तो बॉय है, बॉय लड़का है, और एक कार्ट है। कार्ट वो होता है ना जिसपे वो व्हील्स लगे होते हैं ना स्केटिंग करने के लिए, वो होता है। तो इसका मास है 40 kg और कार्ट का मास है 3 kg। तो जंप करने के बाद मास तो बदलता नहीं है, तो इसका मास 40 रहेगा, इसका 3 रहेगा। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, बॉय कितनी स्पीड से आ रहा था, 5 की स्पीड से, और कार्ट की स्पीड क्या है, 0, क्योंकि वो रुका हुआ स्टेशनरी है। अब जब व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब ये जंप कर गया तो होगा क्या, उसके बाद की वेलोसिटी बतानी, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सपोज करो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो जो गाड़ी की स्पीड है वही आपकी स्पीड है। सेम चीज यहाँ पे, अगर ये कार्ट के ऊपर चढ़ जाएगा तो जो बंदे की स्पीड है वही कार्ट की स्पीड है। अब क्या करेंगे, मोमेंटम इसका निकाल देंगे, M इंटू यू, M1 U1 फॉर्मूला होता है। तो 40 गुना 5, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके इसका मोमेंटम आ गया 200। इसका मोमेंटम हो गया 3 इंटू 0 यानी 0, मास इंटू वेलोसिटी। इसका फाइनल मोमेंटम हो गया 40 इंटू एक्स, 40x। इसका मोमेंटम हो गया 3 इंटू एक्स, 3x। ठीक है, ये पूरा अलग से वीडियो में फिजिक्स वाले चैप्टर में अलग से पूरे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर है एकदम। तो 200 प्लस 0, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। तो 300 kg मीटर पर सेकंड, ऐसे यहाँ पे 40x प्लस 3x, ये हो जाएगा हमारा 43x। ठीक है, kg मीटर, इस सब में मैंने यूनिट वगैरह नहीं लिखी, सबकी ऐसा यूनिट भी होती है वैसे। तो होगा क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर क्या है, ये 200 और इनको इक्वल रख देंगे 43x को। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाय 43। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 4 पॉइंट समथिंग है, चेक करते हैं। तो 4 से काट 200 से डिवाइड कर दो 43 को, तो 43 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 16 1 17, माइनस करके 10 से 7 गया 8, 9 से 28, पॉइंट ला के 0 आ जाएगा। तो ये जाएगा 4 पॉइंट। अब इसको 43 को 5 6 से जाएगा, 6 7 से तो बड़ा हो जाएगा, 6 आएगा, 6 3 जा 18, ये क्या है 280 हो गया ना, ये 6 3 जा 18, 24 और 25, तो ये 10 से 8 गए 2 और 7 से 5 गए 2, 22, 0 आ जाएगा। तो 220 आ गया आपकी बार, 4 5 5 से चला 5 3 15, 5 के 20 और 21, तो 4.65 आंसर है, 4.65 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू बी एबल टू डू इन योर ऑफिस ऑब्लिक सेक्शन कंप्यूटर यूजिंग अ PDF फाइल इफ यू हैव MS ऑफिस इंस्टॉल्ड इन इट। यानी अगर आपके पास PDF फाइल आ जाए, ठीक है, और साथ ही
आपके पास MS ऑफिस इंस्टॉल्ड हो तो आप क्या क्या कर सकते हो उसमें। ओपन अ PDF फाइल, बिल्कुल खोल सकते हैं MS ऑफिस से, MS ऑफिस में ओपन हो जाती है PDF फाइल। उसके अलावा इसके अलावा एडिट अ PDF फाइल, हाँ एडिट भी हो जाएगी। एक्सपोर्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट एस PDF फाइल, वर्ड को डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगर MS ऑफिस के अंदर PDF फाइल और MS वर्ड दोनों की पूरी फाइल्स को खोल सकते हो। इसका बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन जो है हर सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर किस किस सॉफ्टवेयर में किस टाइप की फाइल्स खुलती हैं, सब हमारी पूरी वीडियोस में अवेलेबल है कंप्यूटर सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, क्या कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें। तो लेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, कन्वेक्स, टू गेट रियल इमेज। तो इसके लिए आपको क्या है, कन्वेक्स वाला टेबल पता होना चाहिए। ये होता है हमारा कन्वेक्स लेंस, ये F1 होता है, ये 2F1 होता है। तो इसका जो टेबल है, इसका ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है, और नेचर और साइज। तो इसका टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 6 केस होते हैं। पहला केस इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। इसके अलावा इस तरफ इसका F2 और 2F2 होता है। और क्योंकि ये कन्वेक्स है तो कन्वेक्स में x मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ है, इसीलिए इसका मेन फोकस कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है, पहला इन्फिनिटी पे होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बियॉन्ड 2F1। ये पूरा टेबल याद करने का तरीका वरीका सब करा हुआ। तरीका क्या होता है, इन्फिनिटी से शुरू करना, फिर 2F1 पे होगा यहाँ पे, फिर 2F1 पे, फिर इसके बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर इसको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, तो तीसरा का होगा एट 2F1, चौथा हो जाता है बिटवीन 2F1 एंड F1, पांचवा आएगा एट F1, छठा आएगा बिटवीन F1 एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है ना ये। ठीक है, तब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो करना क्या होता है अब इसमें, अब आप इसको लास्ट वाले को छोड़ दो, एक को, और उल्टा लिखना शुरू कर दो। नीचे एट F1 है, बस इसका F1 को 2F2 कर दो, F2 कर दो, बस जहां जहां F1 है ना उसको F2 कर दो। फिर नीचे से क्या आएगा, बिटवीन 2F2 एंड F2, फिर आएगा एट 2F2, फिर आएगा बियॉन्ड 2F1। ठीक है, सेम ऐसे याद करने का तरीका मिरर का भी होता है। ये आएगा एट इन्फिनिटी, ये वाला देखते हैं बाद में, छोड़ो। अब हमें चाहिए कि सेम इमेज कहाँ बनेगी, रियल इमेज ऑफ सेम ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम इमेज। तो और यहाँ पे जो होता है क्या, यहाँ पे जो है सेम साइज होता है, और इसके ऊपर डिमिनिश्ड, फिर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, इसके नीचे लार्ज, इसके नीचे एनलार्ज्ड और बड़ा। ठीक है, तो याद करने का तरीका है। और ये सभी का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है, रियल बहुत ध्यान से समझना है। लेंस के केस में, लेंस के केस में पीछे वाला रियल होता है और आगे वाला वर्चुअल होता है, इमेज। ठीक है, और मिरर के केस में, मानो मिरर है, मिरर के केस में आगे वाला रियल होता है और पीछे वाला वर्चुअल होता है, बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा रियल के लिए और क्या पहचान है, रियल क्या है, इमेज ऑन स्क्रीन। कभी भी बोलेगा ना इमेज ऑन स्क्रीन, तो वो समझ लेना रियल इमेज ही है। ठीक है, तो हमारे पास सेम साइज कहाँ होता है, यहाँ पे एट 2F1, ये बीच वाला हमारा सेम साइज होता है। तो यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, या फिर एट ट्वाइस द फोकल लेंथ होगा, सेकंड ऑप्शन। 2F1 है ना ये, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ यहाँ पे जब रखेंगे तो इमेज बनेगी सेम साइज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर यूजिंग MS Excel टू प्रिपेयर अ स्प्रेडशीट। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट यू आर एंटरिंग अ फॉर्मूला इन अ सेल यू मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज। एक्सेल के अंदर, MS Excel में हर फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है, इक्वल टू के साथ। तो इक्वल टू ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, शायद डी ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन होगा, इक्वल टू का साइन जहां भी है वो जो है हमारा MS Excel का कोई भी फॉर्मूला, इनसे एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में जब आप सेल के अंदर लगाते हो तो वो इक्वल टू से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है d/dx ऑफ 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है।
इसके अलावा जैसे डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव किस किस का होता है, हमारा 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन का एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। 4 हो गए, और 2 कौन कौन से रह गए, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ठीक है। बाकी इसको याद रखने का एक तरीका ये भी होता है, देखो जिस जिस जो सी से शुरू होता है ना, सी से ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, और ये शुरू हो रहा है, जिसका नाम सी से शुरू होता है उसके डेरिवेटिव में हमेशा माइनस का साइन होता है, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव वाले टॉपिक में सारे कवर्ड है ही, आगे तक ये डिटेल में पूरा चैप्टर। तो हमारा आंसर तो खैर आ ही गया, 10x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस का साइन वाली बहुत कंफ्यूजन होती है, इसमें याद रखना जो सी से शुरू होता है उसका आंसर में नेगेटिव आता है डेरिवेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉप्स यूनियन वाज हेल्ड एट टीएमई सेंटर सिकंदराबाद कब हुई थी, 1954 में, ठीक है। ये तो वैसे ही बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री के अंदर पूरा कंप्लीटेड है, हिस्ट्री ऑफ ईएमई के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, ठीक है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, उसके बाद अवार्ड्स, सब कुछ शामिल है, अवार्ड्स, इसके मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, सारी चीजें कवर्ड है पूरी हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सेंटर। देखो 2 पॉइंट है ए और बी, -6,10 और 3,-8, इसको एक तीसरा पॉइंट सी डिवाइड करता है -4,6, तो इसकी रेशियो बताओ, m रेशियो n में करता है, ठीक है। ठीक है, x1 y1, ये x और y होता है, और ये होता है x2 y2। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो तीनों x की वैल्यू बताओ या तीनों y की वैल्यू बताओ, तो आंसर आ जाता है। तो किसी भी x से हो सकता है, तो x से निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n। ये और y का फॉर्मूला होता है my2 + ny1 / m + n। तो इसके लिए क्या होता है, रेशो के लिए कोई भी एक नंबर सफिशियंट होता है। तो इसमें तो हमारे पास दोनों है, तो x से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू -4, m हमें नहीं पता, x2 की वैल्यू हमारी है 3 + n हमें नहीं पता, x1 की वैल्यू है -6 / m + n। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके -4 से मल्टीप्लाई हो गया m + n, ये हो गया 3m - 6n, -4m - 4n = 3m - 6n। से सिंप्लीफाई कर लेंगे, -4m - 3m इज -6n + 4n, अगर -2n, और ये हो जाएगा -7n, माइनस से माइनस कैंसिल, m/n आंसर आता है 2/7। तो हमारी जो m रेशो n है वो हो जाएगा 2/7, ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में। तो देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आए तो क्या करना है, लेट स्पीड ऑफ बोट, एक मिनट, हमने मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, बोट की खुद की स्पीड को हम क्या मानते हैं, x, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ वाटर, वाटर कहो या रिवर कहो या कैनाल कहो, एक ही बात है, ठीक है, इसकी स्पीड है y। देखो एक्चुअल में होता क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कोई ज्यादा मतलब होता ही नहीं है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन किस चीज का होता है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का क्वेश्चन होता है। लोग इसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में पकड़ के फंसे रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सिर्फ एक ही काम होता है, क्या, देखो उसका काम होता है स्पीड बताना। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, बोट जब अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम मतलब नदी के खिलाफ, तब उसकी स्पीड क्या होती है, x - y, क्योंकि पानी हमको रोकता है, हमारी स्पीड को कम कर देता है, बोट की स्पीड को। और स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम जब जाएगी, जब बोट नीचे जा रही है, तब क्या होता है, x + y km/h, ठीक है। अब ये इतना ही काम था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। इसके अलावा अब जो भी काम है वो काम क्या करेगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो बोलता है एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, 30 किलोमीटर
कहाँ गई है, अपस्ट्रीम, ठीक है, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितनी देर में, 10 घंटे में। एक बात ये, दूसरी बात 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 डाउनस्ट्रीम जाती है। देखो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, कितनी देर में, 13 घंटे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ, अब ये बात है, इसके अंदर एक चीज याद रखना है, ये 10 आवर्स है। देखो आपने एक चीज समझना कि 10 रुपए प्लस 10 रुपए, भाई ₹10 प्लस ₹10 कितना होता है, ₹20 होते हैं, ये तो प्लस हो गए। लेकिन क्या ₹10 और 5 kg प्लस होके कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, और जब एक जैसी चीजें जुड़ती है तो आंसर भी वैसा ही आता है। ये अलग अलग चीजें जुड़ेंगी तो ना तो जुड़ेगी ना आंसर आएगा। जब एक जैसी चीजें जुड़ती हैं या माइनस होती हैं तो आंसर भी वैसा ही आता है, सेम यूनिट में। ये एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है मैथ्स का। अब एक बात बताओ, ये क्या है, 10 आवर्स मतलब टाइम है ना, टाइम। तो क्या इसमें डिस्टेंस प्लस होकर टाइम आ सकता है, नहीं आ सकता। तो टाइम प्लस टाइम, टाइम प्लस टाइम विल गिव यू टाइम। सेम चीज यहाँ, ये क्या है, टाइम है और ये डिस्टेंस है ना। तो इसका भी आपको क्या करना है ना, टाइम प्लस टाइम विल गिव यू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 33 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस इसका है 30 और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या थी, x माइनस वाई। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ये टाइम आ गया इसका, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम ही हो गया, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टाइम ही हो जाएगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई। तो टाइम प्लस टाइम विल गिव यू टाइम, ठीक है। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1। तो बेसिकली है क्या, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का है, ठीक। सेम यहाँ पे इसका टाइम क्या हो जाएगा, 40 अपॉन x माइनस वाई, प्लस इसका टाइम क्या हो जाएगा, 55 अपॉन x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम का 13। इसमें एक चीज और याद रखना, इसकी जो दो इक्वेशंस होती है ना, वो दोनों सेम एक ही तरीके से बनती है, ठीक है। ये सब हमने वीडियो में आपने देख लिया होगा पहले, जो कंप्लीट वीडियो उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन है ही है। तो अब हम इसे लेट करेंगे। अब ये कैसा क्वेश्चन होगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल नीचे है। हमारे पास दो तरह की लीनियर इक्वेशन होती है, एक जिसमें वेरिएबल ऊपर होता है और एक जिसमें वेरिएबल नीचे होता है। तो जब वेरिएबल नीचे होता है तो हम इसे लेट करके ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होने वाली। तो हम लेट करते हैं, 1 अपॉन x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, m, और 1 अपॉन x प्लस वाई को हमने मान लिया n। अब हमें लेट ऐसी चीज करनी होती है जो दोनों इक्वेशन में फिट हो जाए, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ और यहाँ रखेंगे, दोनों वैल्यूज को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको मैं 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ ना इसको। तो ये जाएगा 30m प्लस 44n बराबर 10, ठीक है। ऐसे ही जब इस इक्वेशन में रखूंगा तो 40m प्लस 55n बराबर 13 हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वल बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अब जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, 120m प्लस 4 4 16, 176n बराबर 40। और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगी हो जाएगी वो वाली 120m प्लस ये 3 5 15, 165n बराबर 39। साइन चेंज करके माइनस, ये हो जाएगा 11n बराबर 1। तो n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 11, ठीक है। ये ना डबल बार क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी देखना। अब इस n को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट n इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड में अगर मैं n की वैल्यू डाल दूं तो हो जाएगा 30m प्लस 44n बराबर 10। तो 30m तो एज इट इज रहेगा, 44 इंटू n की वैल्यू हो गई 1/11 प्लस 10। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30m प्लस 4 बराबर 10, ये देखो प्लस लिख दिया, इक्वल टू आएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया 30m बराबर हो गया 10 माइनस 4, 30m की वैल्यू हो गई 6 और m हो गया 6/30 यानी 1/5। तो m यहाँ से क्या आ गया 1/5। लेकिन अभी तक हमें x और y नहीं मिला, हमें चाहिए क्या था, x और y। अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे जो हमने लेट किया था ना इसको, ठीक है। ये काफी लेंथी क्वेश्चन, अब देखो है MCQ में, लेकिन सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ, ठीक है। अब होगा क्या, हमने क्या लेट किया था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को m लेट किया था, ठीक है। तो हमने लेट किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n लेट किया था। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो,
तो हो जाएगा 1/x-1 किसके m की वैल्यू क्या थी वहां से 1/5, तो यहाँ से होगा x-y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5 हो गई है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऊपर और ये इधर। ऐसे ही 1/x+y किसके इक्वल है 1/11 के, तो यहाँ से इक्वेशन बनती है कि x+y इज इक्वल टू 11, ये होगी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाके x और y आएगा। तो x-y हो गया 5 और x+y हो गया 11। इसे बिना साइन चेंज करे बिना भी सॉल्व हो सकता है। ये दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो x की वैल्यू 8 आ गई, इसको किसी में भी डाल दो तो y आ जाएगा। पुट x इन इक्वेशन नंबर 5, x को 5 में डाला तो ये x-y इज 5 है, तो 8 - y 5 हुआ। ऐसे -y की वैल्यू होगी 5 - 8 -y इज -3, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x क्या था बोट की स्पीड और y क्या है पानी की स्पीड। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब 8 और 3 दोनों ही पूछा है। तो पहले पानी है तो पानी 3 हो गया और बाद में बोट है तो बाद में 8। इसमें याद रखना जिस ऑर्डर में यहाँ है उसी ऑर्डर में आंसर देना होता है। इसके कभी कभी आपने पढ़ा होगा एक वर्ड होता है रिस्पेक्टिवली, क्वेश्चन में लिखा होता है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो पहले यहाँ गया वो आगे आएगा, जो पीछे है वो पीछे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक स्पीड पे 360 किलोमीटर जा रही है। अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो इसको 1 घंटा कम लगता सेम जर्नी के लिए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो केस होते हैं इसमें। ठीक है, एक तो ओरिजिनल केस मान लिया हमने, ठीक है, और एक इफ केस मान लो। तो मैं ओरिजिनली हमारी ट्रेन को जाना है 360 किलोमीटर, तो मेरा डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर डी, और इसकी स्पीड हमें नहीं पता तो स्पीड मैंने मान ली x। देखो एक चीज याद रखना सर, जब भी डिस्टेंस स्पीड और टाइम का क्वेश्चन आएगा ना तो जो फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ये तो लगना ही लगना है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाया तो आंसर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर कोई एक चीज आपको खुद से सॉल्व करनी होती है हमेशा। देखो जैसे डिस्टेंस आपने दिया हुआ है, स्पीड हमने लेट कर ली, तो टाइम हम खुद से निकालेंगे। टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 बटे x आवर। इसको यहाँ पे टाइम लग रहा है इतना। अब इफ केस में आ जाओ। इफ केस में देखो डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा, ट्रेन जा उतनी रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाए, यानी इसकी स्पीड पिछले से ज्यादा हो जाए, तो x + 5 हो जाए। ठीक है, तो इसको 1 घंटा कम लगता है। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। इसको टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 बटे में x + 5 आवर्स। ठीक है, अब देखो इसको t1 मान लिया, इसको t2 मान लिया। अब एक बार बताओ दोनों में से टाइम बड़ा ज्यादा कौन सा है? इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम कम होगा। भाई स्पीड ज्यादा है और डिस्टेंस वही है तो टाइम कम लगेगा ना। तो t1 जो है बड़ा है, टाइम 1 ज्यादा है किससे टाइम 2 से। अच्छा कितना ज्यादा है 1 घंटा ज्यादा, क्योंकि वो वाला 1 घंटा कम है। इन्होंने बोला ना 1 घंटा कम लगता है उसको, यानी इसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो होगा क्या कि t1 माइन, या इधर से कर लेते हैं, होगा क्या कि t1 - t2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस करने से क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा t1 ऊपर दिख रहा है राइट साइड में 360 बटे x है, t2 उधर है हमारा 360 बटे x + 5 इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। ठीक है, एलसीएम लेंगे, x × x + 5 हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5 और ये x उधर हो जाएगा। 360 × x + 5 माइनस 360 × x बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 360x + 0 50, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 360, 0 5 6 30, 5 3 15 और 3 18 माइनस 360x बराबर 1, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 5x, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हो जाएगा x² + 5x बराबर हो गया 1800, या फिर x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्या इक्वेशन बनी थी हमारी x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो इसके फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे भाई, 60 × 30 हो सकता है, इसको यहाँ 1800 को, या फिर क्या हो सकता है 90 × 20 भी हो सकता है, 3 ले जाओ या 2 ले जाओ तो जाएगा 45 × 40। तो 45 और 40 इसके फैक्टर हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे इसके x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये x कॉमन आएगा, यहाँ से -40 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से x + 45 कॉमन आएगा तो x - 40 बराबर 0।
अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, यानी उनमें से कोई एक जीरो है, हमें नहीं पता कौन सी जीरो है, हम दोनों को जीरो लिख लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस 45 आया, यहाँ से एक 40 आई है, माइनस नॉट 45 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x को हमने स्पीड माना था और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा x आ गया 40, यानी हमारा x किसको माना था हमने? ओरिजिनल स्पीड को। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमारा आंसर क्या हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही एमसीक्यू लेकिन सॉल्व पूरा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 60 डिग्री। देखो टावर है, इसके ऊपर इसकी शेडो इसकी शेडो बन रही है जब सूरज का एंगल बदलता है। तो इसमें एक चीज याद रखने वाली कि एक तो पहली बात तो एंगल नीचे बनता है, ठीक है, और पास वाला एंगल बड़ा होता है, दूर वाला एंगल छोटा होता है। ठीक है, 60 और 30 हो गया। इसके अलावा बोलता है 40 मीटर बड़ी है जब 30 से 60 होता है, यानी ये वैल्यू 40 है, 40 एक्स्ट्रा हो गई शेडो। ठीक है ना, तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, एंगल कोई ऊपर बनाना है, यहाँ बनाना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सारी डिटेल बाकी आपको हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में है ही। बाकी जो यहाँ जरूरी है वो बता देता हूँ। पास वाला एंगल ज्यादा बड़ा होता है और एंगल हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, तो ये 40 है, 40 ज्यादा बड़ी हो गई। तो बताओ हाइट ऑफ टावर, इसको h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, h भी हटा देते हैं क्योंकि h से ना हाइपोटेन्यूज में कंफ्यूजन होती है। इसको y x मान लेते हैं, इसको y कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABCD। अब क्या करते हैं, अपने काम के जो दो ट्रायंगल है उन्हें अलग अलग बना लो। तो दो काम के ट्रायंगल हमारे कौन सा, एक तो ABC छोटा जिसमें ये y है, ये x है और ये 60 है। ठीक है, और दूसरा ABD जिसके अंदर ये AB x है, ये BD आपका 40 प्लस y है और ये एंगल आपका 30 है। ठीक है, ये दो फिगर हो गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस है, तो क्या लगेगा tan थीटा। tan थीटा क्या है हमारा P/B। तो यहां से हो गया हमारा tan C बराबर x/y। तो ये tan 60 डिग्री बराबर x/y। ठीक है, यहां से क्या है, देखो इक्वेशन बन गई लेकिन आंसर नहीं आया, लेकिन यूज कुछ ना कुछ जरूर होगा। यहां कर लेते हैं, या फिर इसको लिख सकते हो कि आप y बराबर x/√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं, इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे सेम। tan थीटा क्या हो जाएगा P/B परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा, x/40 प्लस y के। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 x/40 प्लस y। तो यहां से हो गया 40 प्लस y बराबर हो गया हमारा x√3। अब यहाँ पे क्या करो, y की वैल्यू डाल दो या x की डाल दो, x =√3y है। तो ये क्या ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना, कुछ भी कर लो, करना तो पड़ता ही है। 40 प्लस y बराबर x की जगह लिख दिया है √3y इंटू √3। तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस y बराबर 3y, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, 3y माइनस y बराबर 40। यहाँ कर देता हूँ बाकी। तो 2y की वैल्यू 40 होगी, y हमारा हो गया 40/2, y की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, लेकिन हमें तो x चाहिए, तो x क्या है, x की वैल्यू आती है ना √3y। तो यहाँ से x हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर क्या हो गई 20√3 मीटर, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ वेराक्रिप्ट। भाई वेराक्रिप्ट क्या है, इट इज अ ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले तो ये देख लो, ओपन सॉफ्टवेयर मतलब फ्री टू डाउनलोड, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता। ठीक है, तो ये ओपन सॉफ्टवेयर है। जो ओपन सॉफ्टवेयर की सारी लिस्ट, ओपन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन है, उनके सारे कैरेक्टर्स हमारी कंप्यूटर वाली वीडियो में मिल जाएंगे आपको सारे। ठीक है, अब तो ये हमने उसमें भी करा हुआ, इसका डिटेल्ड वेराक्रिप्ट क्या करता है बाकी शॉर्ट में देख लेते हैं। वेराक्रिप्ट का काम क्या है, एनक्रिप्शन करना। एनक्रिप्शन तो सब लोगों को पता होगा, आजकल तो व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज आता है एनक्रिप्टेड डाटा, एनक्रिप्टेड डाटा। तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है कोडिंग और डिकोडिंग करना। वो क्या करता है, आपके डाटा को चेंज करके किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर जब आपको एक्सेस देता है तो फिर से उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है, ताकि बीच में जो चैनल है उसको पता ना चले कि बात क्या हो रही है। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग हो सकता है ये। तो एनक्रिप्शन का काम करता है बेसिकली तो ये। ठीक है, और ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ डाटा, मेन यूज इसका सिक्योरिटी ऑफ डाटा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है, सिक्योरिटी देता है हमारे डाटा को, ताकि कोई थर्ड पर्सन उसको देख ना सके।
तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट एंड एनक्रिप्ट फाइल कंटेनर, पूरा कंटेनर बना सकते हैं, सिस्टम पार्टीशन या ड्राइव को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, नॉन सिस्टम पार्टीशन ड्राइव को कर सकते हैं, यूएसबी ड्राइव को कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव को, किसी भी चीज को एनक्रिप्ट किया जा सकता है, किसी भी डाटा को। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, ABCD सभी को। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल सॉफ्टवेयर के पूरे यूजेस जो हैं सभी तरह के जो जो है वो फाइल में अवेलेबल है हमारे कंप्यूटर वाली में। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफिकल पिक्चर्स। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फोल्डर। देखो हमने कमांड यूजर, हमारे पास दो तरह का CUI और GUI, दो तरह का इंटरफेस होता है। ठीक है, ये हमने वीडियो में करा था कि GUI क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो GUI और CUI होता है कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, GUI जो होता है ना, इसके अंदर फोटो वगैरह जब से आने लगी ना हमारे कंप्यूटर्स में, तो वो इंटरफेस यही वाला होता है जिसके अंदर हम माउस को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अंदर जो देखो जो फोल्डर, जो फोटोज वगैरह बनी होती है ना हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो सब ग्राफिक यूजर इंटरफेस की वजह से ही बनी है, और उसको बोलते हैं आइकन। जिस पर हम क्लिक करते हैं ना, क्लिक, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक, उसको आइकन बोलते हैं। और वही बोल रहा है कि ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक द फाइल फोल्डर को कौन रिप्रेजेंट करता है, विंडोज तो नहीं होती, विंडोज तो पूरा सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप तो पूरा वो स्क्रीन होती है, टास्क बार तो ये एक सिर्फ एक सिंगल लाइन बार होती है जो एप्लीकेशंस के अंदर आती है, तो आइकन होता है जिसको सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, बाकी इंटरफेस के बारे में डिटेल पूरी वीडियो है ये हमारे सिलेबस में। द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80, सर्कल है व्हील, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, रेडियस हम निकाल लेंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट इतना स्पीड। रेवोल्यूशन बताओ कब, टाइम कितना दिया है 10 मिनट में, और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो टाइम और स्पीड से पहले हमें निकालते हैं कि ये इतनी देर में ये गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम लग जाएगा, यहाँ पे टाइम 10 मिनट है ना, इसे आवर बना लेते हैं, तो 10/60 यानी 1/6 आवर हो गए। ठीक, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड होगी 66, टाइम हो गया 1/6, तो हो जाएगा 11 किलोमीटर, क्योंकि हमने यूनिट को किलोमीटर में लिया था। इसे मीटर में बनाने के लिए हो जाएगा 11,000 मीटर, और अगर सेंटीमीटर बनाना है तो हो जाएगा 11,000 गुना में 100 यानी 11 लाख सेंटीमीटर। ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है गाड़ी ने, यानी टायर भी इतना ही चला है। ठीक है, अब टायर में एक चीज याद रखना, जब सर्कल घूमता है ना ये सर्कल, तो यहां से यहां तक की लेंथ हमारी कितनी होती है 2πr। अगर मैं इसे काट दूं यहां से, तो काट के जब इसे लंबा खींच के अगर यहां करेंगे तो ये भी कितना होता है 2πr। तो यानी कि जो टायर है वो एक चक्कर चलने में कितना डिस्टेंस कवर करता है 2πr, या अपनी सरकमफेरेंस इतना, सरकमफेरेंस इतना। ठीक है, तो ये एक राउंड में ये टायर कितना डिस्टेंस कवर करता है 2πr, 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 गुना में 40/7 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस ये कवर करता है एक चक्कर में। अब हमें पूछा है कि जब ये गाड़ी अगर इतनी दूर जाएगी तो कितने चक्कर लगेंगे। ठीक, अब देखो इसको ना उल्टा कर दो, हमें आंसर में क्या चाहिए कि कितने चक्कर लगेंगे, जो हमें आंसर चाहिए होता है ना उसे हम राइट हैंड पे लिखते हैं। देखो भैया 44 या एक मिनट, अब इसका फाइनल आंसर यहां से आएगा। देखो ये 44 × 40/7 सेंटीमीटर चलने के लिए कितने चक्कर मारता है, एक बार घूमता है टायर, है ना। अब अगर इसे 1 सेंटीमीटर जाना होगा तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितने बार घूमेगा, इतनी बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 7 ऊपर चला गया, दोनों नीचे आ गए। अब इसका लेकिन इसको जाना कितना है 11 लाख सेंटीमीटर, तो जब इसे 11 लाख सेंटीमीटर जाना होगा तो 11 लाख सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 लाख कर दो, 1 2 3 4 5 रेवोल्यूशन, इतने चक्कर मारेगा। ठीक है, तो 11 से कैंसिल कर देता है, 11 से कटेगा 1 लाख आ गया, 3 4 5, और 11 से कट गया 4। ठीक, इसको काटने के लिए और आसान बनाते हैं, 7/4 × 4 × 10 कर लेते हैं इसे, और ये इसको 100 गुना 100 गुना 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 से 10 कट गया, ये 4 से कटेगा 25, ये 4 से कटेगा 25,
तो एक हो जाएगा 25 25 हो गया 625 गुना में 7, 7 5 35, 3 गया 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल किया। इस एग्जाम 42 और 1 43, 4375 रेवोल्यूशंस। ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोट। फाइल एक्सटेंशन का क्वेश्चन आ गया। फाइल एक्सटेंशन के जितने भी टाइप्स है ना, सब हमने वीडियो में कवर करे हैं अपनी अलग से एक सेपरेट वीडियो कंप्यूटर में, कंप्यूटर वाले फोल्डर में, ठीक है, ऐप के अंदर। तो इसके अंदर सारे फाइल एक्सटेंशन जितने भी टाइप के सब कवर्ड है, तो उसमें हमने ये सब ऑलरेडी कर ही रखा है। तो जेपीजी किसके लिए होता है? इमेज के लिए, है ना। और .docx कौन सा होता है? वर्ड फाइल के लिए। इसके अलावा टेक्स्ट डॉट ये इस तरह का तो कोई होता नहीं है। और .txt किसके लिए होता है? नोटपैड एक्सटेंशन, नोटपैड की फाइल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ओनली टेक्स्ट। नोटपैड के अंदर ओनली टेक्स्ट कवर होता है, इसीलिए .txt ये नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग HTML कोड, ठीक है। इसके अंदर कोड के अंदर आपको क्या करना है? इमेज की साइज को 250 और 400 पिक्सल करना है। तो होता क्या है इसमें? ऑप्शन देखो, 250 400 400 इमेज, तो ये इस और हाइट, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 250 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 400। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल आता नहीं है, क्योंकि ये तो तब आता है जब हमें उस तक रिस्ट्रिक्ट करना हो। तो 250 विड्थ और हाइट 400 करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत काफी एडवांस्ड में जाके आता है, ठीक है। हालांकि ठीक है, चलो सही है क्वेश्चन तो 250 और 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, मास दे दिया 500 ग्राम, लेकिन इसे केजी बनाना जरूरी है क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है? केजी। तो 0.5 केजी हो गया। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे दी 50 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ नेल, नेल से टकराता है, नेल स्टॉप्स द हैमर, नेल ने हैमर को रोक दिया, नहीं फाइनल स्पीड क्या होगी? 0 इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम कितना लिया इसने? 0.01 सेकेंड लिया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल? एफ निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या है? MA, और ए का फॉर्मूला क्या है? V - U/T। वैल्यू डाल दो। M हो गया 0.5, V हो गया 0 - 50 बटे में 0.01 जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई -50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। पॉइंट हटाना नीचे से तो ऊपर 100 आ जाएगा। ये जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई -50 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, -5 5 25 00 -2500 न्यूटन। लेकिन ऑप्शन में माइनस नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होता है ध्यान रखना, क्योंकि जो नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन, फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन। जिस तरफ हमारी बॉडी जा रही थी उससे अगेंस्ट ताकत लगी है, ठीक है। तो माइनस का साइन इसीलिए ऑप्शन में माइनस नहीं आता है, ध्यान रखना है। बाकी वीडियो में बहुत क्लियर है, हमारा जो फोर्स एंड लॉस वाला वीडियो में हमने सब कुछ करा हुआ है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर रखा है हमने वहां पे। हाउ मेनी कर्नल कमांडेंट्स आर देयर इन कॉर्प्स ऑफ EM, ये तो हमने कर ही रखा है, ठीक है। ये सारे जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं ये। इसके अलावा जो डिटेल वीडियो है कर्नल कमांडेंट वाली, उसके अंदर भी है। तो 4 ही है ये, कर्नल कमांडेंट भी 4 ही होते हैं और कलर रिप्रेजेंटेशन भी 4 है। हमने याद कर रख, पहले भी करा हुआ है सब तो, ठीक है। तो इसका आंसर तो काफी आसान है, 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, रवि टेक्स, देखो एक सर्कल है, मानो इन्होंने यहां से शुरू किया इसे, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं वापस यहाँ आने में, ठीक है। और जो दूसरा रवि, इसको यहीं से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगते हैं। तो देखो होगा क्या, जब तक ये आएगा, ये जो 18 मिनट वाला सोनिया, तब तक तो रवि जा चुका होगा। भाई रवि 18 पे तो आगे पहुंच गया होगा और ये 18 पे आएगा। तो ये बोल रहा है कि जब ये रन घूमते रहेंगे तो कब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि यहाँ पे आके वापस मिल जाए दोनों एक साथ, ठीक है। तो देखो ये ऑलरेडी हमने हालांकि अपनी वीडियो में भी करा हुआ है, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन में 18 और 12 है ना, तो हमको ये सोचना होता है कि हमारा आंसर इससे छोटा आएगा या बड़ा आएगा, क्योंकि ये दोनों जब भी मिलेंगे तो 18 मिनट या 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे, तो छोटा तो आएगा नहीं। अगर इसका आंसर छोटा होता तो हम HCF निकालते, और अगर इसका आंसर बड़ा होता है तब हम क्या निकालते हैं? LCM। इसलिए हम क्या करेंगे? 18 और 12 का क्या निकाल देंगे? LCM, ठीक है। 2 से करा 2 9 जा, 2 6 जा, 3 से करा 3 3 9, 3 2 6, फिर 3 से करेंगे 1,2, फिर 2 से करेंगे 1,1। तो 3 3 9 2 18 दूनी 36,
तो दोनों कब मिलेंगे? 36 मिनट पे। हालांकि मिलेंगे, देखो इसने 72, अगर किसी ने कहा मिलेंगे 72 पे भी, लेकिन सबसे पहले 36 पे मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ए है 36 मिनट। तो ये तो ऑलरेडी हमने पहले अपनी वीडियो में भी कवर किया हुआ है। ठीक है, कंटेंट्स में सारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अदर टू जीरोस इफ यू नो द टू ऑफ द जीरोस आर। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है हमारी वीडियोस में। देखो ऐसे में क्या करना होता है, जब भी दो जीरोस दिए हो तो उन दोनों को लिखो। ठीक है, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, और x प्लस √2 0 हो जाएगा। सॉरी √2 है ना ये भी। तो ये दोनों फैक्टर हो गए, बोथ आर फैक्टर्स। अगर ये दोनों फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो भी इसका फैक्टर होगा, तो हो जाएगा x² माइनस 2। ठीक है, x² माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ये भी इसका फैक्टर होगा, किसका? इस पॉलिनोमियल का। फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इससे कौन से डिवाइड? x² माइनस 2। तो x² माइनस 2 को हम x² प्लस 0x माइनस 2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, गलती नहीं होती। जो भी चीज मिसिंग है ना उसको 0x करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हर बार हमको जो है ना उसको जो है वो करना होगा खत्म। जैसे फर्स्ट वाले को x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x4 आ जाए, 2x स्क्वायर से, तो हो जाएगा 2x की पावर 4, लेकिन मल्टीप्लाई पूरा होता है तो हो जाएगा 0x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, यही हुआ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल हो जाए, माइनस 3x से, तो हो जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस 0x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब ये साइन चेंज कर दो इसके, ये तो कैंसिल हो गया। ये 1x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर हो जाएगा 1x स्क्वायर, ये प्लस 0x हो जाएगा, ऊपर से माइनस 2 आ जाएगा नीचे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 से, तो 1x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी ये 2 0 दिए हों और बाकी 2 निकालने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, तब हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए इसको डिवाइड करके। तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये है इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये भी इसका एक फैक्टर है। फैक्टर समझते ना, जो उसको पूरी तरह से डिवाइड करे, तो इसको भी इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको इसके फैक्टर्स बना लो, माइनस 2x माइनस 1x इसके फैक्टर बनेंगे, और x की 2 वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब तो 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1, ये भी x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 बराबर 0। तो अब या तो ये 0 है या ये 0 है, यहाँ कर देते हैं। या तो x माइनस 1 0 है या फिर 2x माइनस 1 0 है। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। तो 1 और 1/2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसका एक तरीका और है कि आप इसकी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व करो तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर सब जगह 1 डाल दो और सब जगह 1/2 डाल दो तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। क्या होता है जो उसको बोलता है, बताता है कि कंपोनेंट को कैसे यूज करना है। तो देखो नेटवर्क तो होता नहीं, नेटवर्क का काम तो होता है 2 कंप्यूटर्स को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, ये एप्स होती हैं, ये जो है यूजर को और कंप्यूटर को कनेक्ट करती है। ठीक है, यूजर को और कंप्यूटर को। तो ये भी आंसर नहीं, यूटिलिटी जैसा कुछ होता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है सब कुछ बताना है कि कब किस सिस्टम पे क्या करना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूपीएस दोनों मिलके काम, और यूपीएस कह रहा हूँ यार, सॉरी, सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का कंबाइंड प्रोग्राम होता है, तो आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पीछे से 11 टर्म निकालो। तो इसमें क्या करते हैं, देखो 10 7 4, ये क्या हो रहा है, 3 कम हो रही है ना, तो -62 है, तो इससे पहले वाली रही होगी हमारी -59, 3 है -59, हाँ 3 का गैप हो गया ना। तो ये एपी है हमारी, तो इसमें ना लास्ट की एक टर्म और निकाल लो इससे पहले की। ठीक, अब इसको क्या करो, रिवर्स कर दो एपी को, इस एपी को रिवर्स कर दो। जब भी पीछे से निकालनी हो ना तो रिवर्स कर दो। तो -62 -59 डॉट 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 लास्ट में 4 7 10, ये एपी ऐसे हो गई। अब इसका ए फर्स्ट टर्म हो गई -62 और डी हो गया -59 माइनस -62, यानी कि -59 + 62, इसके डी की वैल्यू होगी 3। ठीक है,
तो अब इसका 11 टर्म अगर मैं निकालूंगा तो एक्चुअल में वो पीछे से आ रहा है, निकालूंगा मैं आगे से, लेकिन असलियत में वो कहाँ से आ रहा है, पीछे से। तो अब इसकी 11th टर्म निकाल दो। तो 11th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 10d यानी -62 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -62 प्लस 30 हो जाएगा -32। तो -32 आंसर है डी ऑप्शन। हालांकि हम उल्टी करके निकाल दो, कभी भी पीछे से निकालने के लिए बोले ना एपी को, तो एपी को उल्टा कर दिया करते हैं, ठीक है। इन BOSS ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले भी हमने किया BOSS ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या फुल फॉर्म है इसकी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ठीक है। ये लाइनेक्स बेस्ड है, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने डेवलप किया है, CDAC ने इन इंडिया। और एक ये फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। और डेबियन, ये लाइनेक्स बेस्ड जो है ना, ये डेबियन बेस्ड होता है, डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अब क्वेश्चन है, एप्स कैन बी डाउनलोड यूजिंग विच बंडल सॉफ्टवेयर, तो ये इसका आंसर है साइनेप्टिक पैकेज मैनेजर। होता क्या है, जितने भी ये डेबियन बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो सब इसी का यूज करते हैं, साइनेप्टिक पैकेज मैनेजर का, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए। ये बाकी बॉस के बारे में डिटेल में हमने किया हुआ है पूरी वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखो, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल उसने कितने करे हैं एक दिन में, एक्स हमारी वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है, एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन वन डे, ठीक है। तो बोलते हैं जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है ना, एक आर्टिकल का जो खर्चा है हमारा, वो कितना आता है, इसके डबल से 3 रुपए ज्यादा। जितने आपने बनाए हैं, मानो मेरी फैक्ट्री है, उसमें 10 आइटम बनाता हूं मैं, तो ये बोलता है कि इसका एक का खर्चा है डबल से 3 ज्यादा है, तो ये गया 23 रुपए, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक दिन का खर्चा आ गया ना 230 रुपए, ये टोटल इतने बन रहे हैं, एक का प्राइस इतना है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो टोटल खर्चा आ जाएगा। तो सेम चीज बोल रहा है कि इसका टोटल खर्चा उस दिन का कितना है, 90 रुपए। तो अगर मैं x और 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा आंसर, 90। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, इसे सॉल्व करने से आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, 90 दूनी 80, 180, इसके फैक्टर क्या हो गया, 90 गुना 2, या फिर 5 हटा दूं यहाँ से, या 2 हटा दूं तो 4 गुना में 45, हमें 3 चाहिए, 5 हटा दो यहाँ से तो जाएगा 9 गुना में 20, ये बड़ा हो गया 180 चाहिए ना, 3 चाहिए बीच में, 90 गुना 2, 3 हटाओ यहाँ से तो ये 30 गुना 6 हो गया, 2 हटाओ यहाँ से ये 12 गुना 15 हो गया, 15 और 12, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा, x ही कॉमन आएगा बस, 2x प्लस 15, यहाँ से आएगा प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ से 2x प्लस 15 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 बराबर 0। अब दो चीजें मल्टीप्लाई होकर 0 आती है, इसका मतलब क्या है कि उनमें से कोई ना कोई एक 0 है, हमें नहीं पता होता, इसीलिए हम दोनों को मान लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 19, 15/2 है, ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने x को क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यानी हमने कितने आर्टिकल बनाए थे उस दिन, 6 आर्टिकल। तो इसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो आर्टिकल प्रोड्यूस 6 है, ये गलत हो रखा है, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 का डबल 12 और 3 15 रुपए, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, 6 और 12, 6 और 15। क्वेश्चन नंबर 40, 2 पर्सन्स मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास इतना, मास दिया हुआ है कार का 1200 kg, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ लेवल रोड, द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2। इसी कार को जब 3 बंदे करते हैं, 1200 kg को 3 बंदे करते हैं, तो एक्सेलरेशन कितनी आती है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, कैन बी पुश बाय 3 persons टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना। 2 persons मैनेज टू पुश अ मोटर कार, एज्यूम दैट ऑल द पर्सन्स पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर फोर्स, सबके पास फोर्स सेम है। तो देखो यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं, यहाँ फोर्स होगी m में, तो ये 1200 गुना में 0.2, पॉइंट हटा के अपॉन में 10, 0 से 0 गया,
240 न्यूटन की फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कितने बंदे लगा रहे हैं? 3 बंदे। तो एक बंदे की फोर्स कितनी हो जाएगी? इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, क्योंकि इसने बोला सब बराबर फोर्स लगाते हैं, तो 80 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे 2 बंदे हैं तो 2 बंदों की फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी? 80 गुना में 2 यानी 160 न्यूटन की फोर्स से ये लगा रहा है। तो यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन होगा ये पूछा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स बाय मास। यहाँ पे फोर्स हमारी है 1200 और मास, सॉरी, फोर्स हमारी है 160 और मास हमारा है 1200। 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 बाय 30, 2 बाय 15, तो 2/15। अच्छा, फोर्स ही पूछा है क्या उन्होंने? बस लो, एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है। तो मोटर कार है, विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश? एक पर्सन कितनी फोर्स से पुश कर रहा है? तो एक पर्सन की फोर्स तो हमने पहले ही निकाल दी थी यार, 80। 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। देखो, 2 बंदे हैं, 2 बंदों ने, एक गाड़ी है जिसका वजन है 1200 kg, इसको धक्का देके यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर चला रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो यहाँ से फोर्स इन्होंने कितनी लगाई? MA 1200 इंटू 0, यानी इनकी फोर्स 0 न्यूटन है। ठीक है, इन दोनों की। अब क्या बोलता है? द सेम मोटर कार, इसी मोटर कार को यानी 1200 kg को, इसको अब की बार कितने लोग कर रहे हैं? 3 persons, 3 बंदों ने इसको धक्का लगाया। तो 3 बंदों ने जब धक्का लगाया, टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर बंदे ने कितनी ताकत, कितनी फोर्स लगाई है? तो देखो, एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू एम है 1200 गुना में 0.2, यहाँ पे हमारी फोर्स होगी 1200 गुना 2/10, 0 से 0 गया, 240 न्यूटन। देखो भाई, ये 2 बंदों की फोर्स है, 2 बंदों ने इतनी ताकत लगाई और 3 बंदों ने इतनी ताकत लगाई, 3 persons। तो यानी एक बंदे की ताकत कितनी हो गई? माइनस कर दो, 240 में से 0 को माइनस किया, आंसर है 240 न्यूटन। तो ये एक बंदे की ताकत है, 1 person। तो एक पर्सन आपकी गाड़ी को 240 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। ठीक है, अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x बॉल्स आर ब्लैक। भाई टोटल है 12 और इसके अंदर से ब्लैक है x। ठीक है, ये टोटल लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास कितनी बॉल है? 12। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ब्लैक डिवाइड बाय टोटल, नंबर ऑफ ब्लैक डिवाइड बाय टोटल बॉल। तो ब्लैक है हमारी x और टोटल है 12, तो ये तो हो गया x/12। तो x/12 देखो 3 ऑप्शन है, तो ये तो आंसर है नहीं बी। इसके आगे, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन दी बॉक्स, इसमें 6 और बॉल डाल दी, यानी टोटल 12, टोटल होगी 12 और 6 कितनी हो जाएगी? 18, और ब्लैक कितनी हो जाएगी? x + 6। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इज बिफोर x। पहले जो थी उससे डबल होगी प्रोबेबिलिटी, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लैक डिवाइड बाय टोटल, नई प्रोबेबिलिटी। तो नई प्रोबेबिलिटी मेरी है x + 6/18, ये न्यू हो गई और ये ओल्ड हो गई। प्रोबेबिलिटी ओल्ड, प्रोबेबिलिटी न्यू। अभी बोलता है जो न्यू प्रोबेबिलिटी है डबल है पुरानी से, तो प्रोबेबिलिटी न्यू क्या है? डबल है। तो छोटा कौन है? ये ओल्ड। तो ओल्ड को डबल करेंगे तब ये न्यू के बराबर होएगा, ये ध्यान रखना। ये कंसेप्ट है इक्वल करने का। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत नॉर्मल गलती होती है कि लोग जो है ना न्यू वाले को डबल कर देंगे। हमें छोटे को बड़ा करना होता है ताकि वो दूसरे के इक्वल हो जाए। छोटा कौन है? ओल्ड प्रोबेबिलिटी। बड़ा कौन है? नई प्रोबेबिलिटी। तो छोटे को डबल करो ताकि वो बड़े के बराबर जाए। तो न्यू हो गई x + 6 = 18 बराबर 2 × x/12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3x + 6 बराबर हो जाएगा 3x। यहाँ से 3x - x = 6, 2x = 6, x की वैल्यू आ गई 3। इसने x की वैल्यू पूछी थी 3 और पहला x/12, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो गया x/12 और 3। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। 3/12 यानी 1/4 होगी ना इसकी प्रोबेबिलिटी, और बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3 और 6 9/18, 1/2 डबल होगी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, टैंक में पानी फुल है,
इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर पर सेकेंड। एक पाइप जो है 25/7 लीटर पानी जो है कितनी देर में खाली कर रहा है, 1 सेकेंड में। ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, ये कितनी देर में आधे टैंक को खाली कर देगा अगर डायमीटर है 3। देखो भाई हेमिस्फेरिकल टैंक है ये मेरा, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 3 मीटर यहाँ पे। ठीक है। इसका रेडियस हो गया 1.5 या फिर 3/2 लिख लो, कैलकुलेशन में आसान रहता है। तो पहले मैं इसकी वॉल्यूम निकालता हूँ, इसमें पानी कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 3/2 3/2 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11, 99/14 मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन इसको कितना खाली करना, आधा। तो इसका वॉल्यूम का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 99/14 डिवाइड बाय 2। ठीक है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा 99/28 मीटर क्यूब। यानी ये पानी, कितना पानी इसको क्या करना है, खाली करना है। अब देखो ये लीटर को पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, है ना भाई। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर के, ये स्टैंडर्ड है हमारा। या फिर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, या फिर 1 लीटर बराबर हो गया 1/1000 मीटर क्यूब के। तो यहाँ पे मैं इसको 25/7 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर लिख सकता हूँ। इसको 1 सेकंड में करता है। 1 लीटर की जगह हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। इतने पानी को कितनी देर में खाली कर देता है, 1 सेकंड में। तो ये 1 मीटर क्यूब पानी को कितनी देर में खाली कर देगा, सब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 और 1000 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ये इतनी देर में 1 मीटर क्यूब खाली होगा। हमें लेकिन निकालना कितना है, 99/28। तो जाएगा 7 × 1000, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 99/28, 7 4 = 28, जिसे कटेगा 40, 4 से कटेगा 10, तो जाएगा 990 सेकेंड्स में। ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन सारे मिनट्स में, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देता है 33/2, तो ये हो जाएगा 16.5 मिनट्स। तो 16.5 बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है। वेयर इज EME वॉर मेमोरियल सिचुएटेड। देखो ये ना मैंने हिस्ट्री वाली वीडियो में भी डाला हुआ है, ये बहुत काफी कंफ्यूजिंग है ये। एक है EME वॉर मेमोरियल, ठीक है, और एक है सिर्फ वॉर मेमोरियल। ये दा भी लगा होता है, द वॉर मेमोरियल। तो ये वाला जो EME वॉर मेमोरियल जिसका नाम है, ये कहाँ पे, भोपाल। और जो द वॉर मेमोरियल है ये कहाँ है, सिकंदराबाद। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ये मैंने स्पेशली वैसे भी क्लियर किया था वीडियो में, हिस्ट्री EME के मॉन्यूमेंट्स वाली वीडियो में। तो अब EME वॉर मेमोरियल हमारा जो है वो कहाँ है, भोपाल पे 3 EME सेंटर। ठीक है, 3 EME सेंटर भोपाल। और इसको क्या नाम है, सेकंड वॉर मेमोरियल भी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसमें बहुत अक्सर गलत क्वेश्चन होता है। तो EME वॉर मेमोरियल भोपाल पे, और जो सिर्फ द वॉर मेमोरियल वो सिकंदराबाद पे है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है 3 EME सेंटर भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। भाई 1995 में इस बंदे ने काम करना शुरू किया और इसकी तनख्वाह थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल। यानी 1996 में इसके 200 रुपये बढ़ गई तनख्वाह, तो 5200 रुपये हो गई। फिर अगले साल इसकी तनख्वाह 5400 हो गई। ठीक है, तो 200 रुपये बढ़ती जा रही है। तो बोला है कि कौन से ईयर में जाके 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये AP बन रही है, ये हमारा AP तो ठीक है। इसके अलावा ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। तो बोल रहे nth ईयर हो गया ये, कि कौन से साल में हमारा 7000 सैलरी हो जाएगी। तो nth ईयर मतलब nth टर्म, तो इस AP की फर्स्ट टर्म ये क्या है, 5000 से सबसे आगे लिखिए। D क्या हो गया, कहीं से भी पीछे वाली में से आगे वाले को माइनस कर दो, तो D हो गया 200 कॉमन डिफरेंस
और हमें ये नहीं पता कि 7000 कौन से नंबर पे आ रहा है। इसमें ना यही कंफ्यूजन होता है कि एन क्या लें और ए एन क्या लें। ठीक है, ये वीडियो में बहुत क्लियरली कंफ्यूज है। एपी का सारा सिस्टम यही है, जिसको एन और ए एन समझ गया वो एपी समझ गया। तो 7000 कौन से नंबर पे आता है ये पूछा है। ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 7000। ए की वैल्यू होगी 2000, एन हमें नहीं पता, डी हमारा 200 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 200 किसके इक्वल हो जाएगा, 7000 माइनस 2000। 2000 उधर जाके माइनस हो गया, 200 गुना में एन माइनस वन बराबर हो गया 5000। ठीक है, 5000 था यार, ये गलत हो गया, 5000। तो ये 5000 माइनस होगा तो 2000 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से एन माइनस वन की वैल्यू होगी 2000 डिवाइड बाई 200। यहाँ से एन माइनस वन की वैल्यू होगी 10 और एन की वैल्यू होगी 10 प्लस वन, एन की वैल्यू क्या होगी 11। यानी ये 11th टर्म है या 11वें साल में, तो 11th ईयर ए ऑप्शन है कि 11वें साल में जाके उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। देखो बोलता है मैथ्स और इंग्लिश में मिला के शेफाली के 30 नंबर हैं। तो जब भी दो चीजों का सम दिया हो तो हम कैसे लेट करते हैं। लेट हमने माना मैथ्स के मार्क्स अगर हमने एक्स मान लिए, तो जो इंग्लिश के मार्क्स हैं क्या हो जाएंगे, टोटल क्या है 30 माइनस एक्स। ठीक है, जब भी दो चीजों का सम दिया तो ऐसे लेट करना है कि सीखा हुआ। हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, अभी बोलता है अगर इसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वुड हैव बीन 210। इसको मल्टीप्लाई करके क्या था 210, तो ये कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, तो मैथ्स के मार्क्स कितने एक्स, तो हो गया एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इंग्लिश के कितने 30 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 210। ठीक है, तो बोलता है मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स बताओ, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स बराबर 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई पहले एक्स दोनों से होगा फिर ये पूरे से होगा। तो पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा 27 माइनस एक्स से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 27 माइनस एक्स से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10 से 4 के 6, 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को भी माइनस नहीं रखते तो -1 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। जब भी हम -1 कॉमन लेते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है और -1 जीरो के नीचे जाके 0 ही हो जाता है। ये 0 तो वो आ गया जो स्वाहा हो जाता है, इसमें जो भी जाएगा स्वाहा हो जाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में, प्लस माइनस में नहीं। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 156 हो गया ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 14 278, फिर 4 ले लो तो 2 3 6, 4 इंटू 39, 3 ले लो, 12 गुना में 13, तो 12 और 13 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ दोनों से x कॉमन आया, x माइनस 12, यहाँ दोनों से -13 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन आएगा, तो x माइनस 12 कॉमन आया तो बचा x माइनस 13, यहाँ से x बचा और यहाँ से -13। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो मतलब इनमें से कोई एक 0 है। हमको नहीं पता इसीलिए हम दोनों को मान लेते हैं, तो x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 13, दोनों आंसर सही हैं। इसके ना 2 आंसर आते हैं इस क्वेश्चन के, तो x की वैल्यू 12 या 13 कुछ भी हो सकती है। तो 12 हमारे को 12 दिया हुआ है मैथ्स के नंबर, तो इंग्लिश के अपने आप अगर ये 12 है तो ये 18 हो जाएगा 30 में से माइनस करके, तो बी ऑप्शन आंसर है मैथमेटिक्स के 12 और इंग्लिश में 18। ठीक है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस कितनी है R1। ठीक है, इसके 5 टुकड़े कर दिए, 5 बराबर। देखो रेजिस्टेंस क्या है ना, डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ बढ़ेगी और इनवर्सली किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, तो एरिया की तो खैर यहाँ बात नहीं हो रही। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी
घटेगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप का ये मतलब होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी लेंथ कम हो गई, 5 बराबर टुकड़े कर दिए, तो लेंथ क्या होगी 1/5। तो हर टुकड़े की रेजिस्टेंस, मतलब जितना भी पीस है, ये तो टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वन पीस, रेजिस्टेंस ऑफ वन पीस, एक पीस की रेजिस्टेंस क्या हो गई R1/5, क्योंकि लेंथ भी 1/5 हो गई तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ऐसे कितने पीस हो गए, 5 पीस हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या, दीज 5 पीसेस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इसको मैं R1 भी, तो नाम भी तो इन्होंने ऐसे दे दिया, R1 दे दिया इन्होंने नाम, इसको नाम क्या देते हैं, ABCD कर देते हैं, हाँ। तो RA, RB, RC, RD और RE, ये 5 पीस हो गए मेरे, और सबकी रेजिस्टेंस क्या है R1/5, 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 ये है कंडीशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो 1/RB किसके इक्वल होता है, 1/R1, RA, 1/RB, इन सब के बराबर होगा, 1/RC, 1/RD और 1/RE, ठीक है। अब इन्होंने बोला जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसे R2 मान लो, यानी इसको RP ना करके क्या कह दिया R2। तो यहाँ से पहले मैं R2 की वैल्यू निकालता हूँ, क्या आएगी, तो ये हो जाएगा 1/R1/5, 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 तो ये 5 ऊपर चला जाएगा डिवाइड होके, तो हो जाएगा 5/R1, 5/R2, और सॉरी 5/R1 ही रहेगा, 5/R1, 5/R1 और 5/R1, ठीक है। अब होगा क्या, इसको 5 बार प्लस करो या 5 से मल्टीप्लाई करो या एलसीएम ले लो R1, तो ये 5 5 प्लस हो गया 25 हो जाएगा, तो 1/R2 की वैल्यू हो गई ये। अब इन्होंने रेशो पूछी होगी कोई, R1/R2 पूछा है, तो इसे अगर मैं R1 को उधर क्रॉस कर मल्टीप्लाई करके वहां ले जाऊं, तो ये R1/R2 की वैल्यू क्या हो जाती है, ऐसे 25/1, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 25 आंसर है, डी ऑप्शन, R1/R2 है, ठीक है। ऑप्शन वाले में ये बात ध्यान रखना, देखो R1/R2 जैसे आंसर 25/1 आया, तो एक रेशो 25 जरूर होगा आंसर में, देखो ये ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत को ध्यान से देखना है, तो गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो 1/R2 25/R1 आ गया था, तो R1/R2 ही पूछा है ना। इसमें हमेशा यूं लगा रहता है कि हमने तो गलत नहीं कर दिया ऊपर नीचे, बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस में, खासतौर पे रेशो वाले बहुत गलत होते हैं, और ऑप्शन में ना दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, बहुत ध्यान से करना है रेशो वाले को। नेक्स्ट है, यू आर यूजिंग द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में हमको ये सब चीजें दी हुई है, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा क्या होता है, क्लिप आर्ट नहीं होता, थीम नहीं है, स्मार्ट आर्ट नहीं है, फॉन्ट फेस होता है, ठीक है। फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट के डिजाइन होता है ना, अलग अलग लिखने की स्टाइल्स होती है ये। तो ये MS ऑफिस वाला जो हमारा वो है ना, MS ऑफिस वाला क्या है, वीडियो है ना, कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस की अलग से एक वीडियो पूरी, इसके अंदर MS ऑफिस के सारे शॉर्टकट्स, सारी टर्म्स, सारे बार, सब कुछ डिटेल में डिस्कस है, ठीक है। उसके अंदर ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of इतना, if the lamp is things, देखो एक लैंप है, एक लैंप है जो कि 3.6 मीटर ऊपर है, ठीक है, और एक लड़की है जो बेस से भाग रही है इसके दूर, यहाँ बेस पे खड़ी है, और वो कितनी स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड, और ये 4 सेकंड बाद कहाँ जाती है, तो ये टाइम कितना है 4 सेकंड। तो पहले हम देखते हैं कि 4 सेकंड में भागी कहाँ, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, 1.2 गुना 4 यानी 4.8 मीटर दूर चलेगी यहाँ से, ये यहाँ से 4.8 मीटर दूर यहाँ आ गई, 4.8 मीटर, और ये लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो 0.9 मीटर बना दो, सब कुछ मीटर में, क्योंकि 90 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, तो 0.9 मीटर हो गया, ठीक है। अभी बोलता है इस लड़की की शेडो बताओ, तो शेडो उस तरफ बनेगी, ये शेडो मानो ये व्हाइट वाली शेडो, तो शेडो बताओ कितनी लंबी सी शेडो बनेगी, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये जो है ना सिमिलर ट्रायंगल से भी हो जाता है, सिमिलैरिटी ट्रायंगल से, लेकिन सिमिलैरिटी में ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इसको ना उससे कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। मान लो इसे थीटा मान लिया, ठीक है, ABCDE, तो यहाँ से छोटा ट्रायंगल जो है ये हो गया हमारा CDE, हमें ये निकालनी है वैल्यू, x मान ली है, शेडो है इसकी, तो यहाँ पे जो है tan थीटा कर देते हैं हम, यहाँ पे tan थीटा क्या हो गया 0.9/x, या PY भी होता है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला बेस क्या है CD,
तो यहाँ से टेन, हमें एंगल नहीं पता, टेन थीटा हो गया EC अपॉन CD, है ना, ये EC अपॉन CD, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हो गई छोटे ट्राइंगल में 0.9 अपॉन x, ठीक है। अच्छा सेम चीज बड़ा ट्राइंगल लो, बड़ा कौन सा, AB और D, यहाँ पे भी ये थीटा है, यहाँ पे ये 3.6 है, और ये हो गया 4.8 है ना, 4.8 प्लस x, तो यहाँ से जो टेन थीटा है ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया, AB और BD, क्योंकि ट्राइंगल बड़ा हो गया, तो यहाँ से मेरे टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.6 डिवाइड बाई 4.8 प्लस x। अब ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो होगा क्या 3.6 अपॉन 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 0.9 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.6x बराबर हो जाएगा 0.9x प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4.8, इधर माइनस हो जाएगा कि 3.6x माइनस 0.9x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारा 48 को 9 से, 9 8 72, 4 9 36 और 7, 36 और 4 40, 432, तो 4.32 हो गया, है ना, और ये माइनस होके हो जाएगा हमारा 16 में से 9 गए 7, 2.7x 4.32, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4.32 डिवाइड बाय 2.7, हाँ तो इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 1.6 आ जाएगा x, तो यानी शैडो की हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 1.6 मीटर, यानी सी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, देखो फॉल मतलब U0, ठीक है, फॉल मतलब छोड़ा है, फेंका नहीं है, तो U0 है, और ये 100 मीटर ऊपर से आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो पहले एक तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, एक पत्थर डाउनवर्ड आ रहा है जिसका U क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, और एक पत्थर ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले को ले लेते हैं, एक पत्थर ऊपर जा रहा है जिसकी इनिशियल स्पीड दे दी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, बताओ कहाँ मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि हाइट तो दी हुई है 100 मीटर पूरी, लेकिन मैं ना इसमें हाइट को 100 मीटर लिख नहीं सकता, ना इसमें ना इसमें। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ना तो ये पूरा नीचे तक आ रहा, ना ये पूरा ऊपर तक आ रहा, एक पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये येलो नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये मानो ये ब्लू वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये दोनों ही 100 नहीं जा रहे, पता नहीं कहाँ मिल रहे, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग 100 है, ये बात समझो, इसीलिए दोनों ही केस में मैं जो है हाइट को 100 नहीं ले सकता, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते समझो, तो यू दिया दोनों का। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास कॉमन है। जब डाउन आता है तो एक्सीलरेशन क्या होती है, प्लस होती है, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रही होती है, और अपर ऊपर जाते हुए एक्सीलरेशन क्या होती है, माइनस होती है, क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो रही होती है, एक्सीलरेशन है। अच्छा डाउन अपवर्ड जाते हुए V0 होता है, लेकिन मैं V को 0 भी नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि मेरा पत्थर ऊपर तक तो पहुंचा ही नहीं ना, ये चीज टेक्निकल बातें हैं। लेकिन हाँ दोनों का टाइम मान लेते हैं, टाइम दोनों का इसका मान लेते हैं, दोनों का टाइम x मान लेते हैं, भाई x सेकंड के लिए ये चला और x सेकंड के लिए ये चला, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, दोनों को एक साथ ही फेंका और एक साथ ही मिले हैं, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस हाफ 10 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, S1 हो गया, ये इसका डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इधर हो जाएगा, यहाँ पे u की वैल्यू है 25x प्लस हाफ माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, हो जाएगा 25x माइनस 5x स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस टू S2। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली क्या है कि इन दोनों का डिस्टेंस मिला के 100 है, यानी S1 प्लस S2 मिला के क्या होगा 100 होगा, क्योंकि दोनों की हाइट, पूरी बिल्डिंग की हाइट 100 है ना, यहाँ से आता है पूरी बिल्डिंग 100 थी, अगर ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है तो दोनों को मिला के 100 आएगा, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5x स्क्वायर मिला के क्या होगा 100, इन दोनों को प्लस कर दिया, S1 प्लस S2, ये कैंसिल हो गया, 25x होगा, तो 25x बराबर 100 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू होगी 100/25 यानी 4, यानी टाइम x हमने क्या माना था टाइम, यानी 4 सेकंड में मिलेंगे पत्थर, 4 सेकंड ये रहा भाई, डी ऑप्शन है, ठीक है। और डिस्टेंस भी निकालना है फ्रॉम द टॉप,
ऊपर से, तो ऊपर से डिस्टेंस ये हो गया ना ये वाला इसका 5x², ये ऊपर से आ रहा है ना पत्थर, तो इसका 5 × 4 का स्क्वायर करके देखो, तो 5 × 16 यानी 80 मीटर। तो ऊपर से नीचे वाला पत्थर, ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो 80 मीटर नीचे आ गया, और जो नीचे से ऊपर जाएगा वो 20 मीटर ऊपर जाएगा। चाहो तो यहाँ पे वैल्यू डाल के सॉल्व करना, 20 आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, हमारा डी ऑप्शन आंसर आ चुका है। ठीक है, किसी भी एक को देख के टिक मत करना, कभी कभी गलती हो जाती है, पूरा आंसर सॉल्व करके ही आंसर कंप्लीट करना। ठीक है, अगर टाइम है तो पूरा टाइम पेपर में बहुत मिलेगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट इतना सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो इसमें सबसे पहले तो मिरर या लेंस है वो लिख लिया करो भाई। तो क्या है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट है हमारा U4, तो U हमेशा 4 माइनस होता है, इसीलिए -4 हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, सॉरी हाइट है तो 25 में है ना, -25 हो गया सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट O है 4 सेंटीमीटर, प्लस O हमेशा प्लस होता है। फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ कनकेव है इसीलिए माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी V निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये तो O तो एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है, हमें O की तो जरूरत है नहीं कुछ। ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला करते हैं, तो हम इसमें कौन सा लगाएंगे, लेंस मिरर फॉर्मूला। याद रखना मिरर और लेंस में बड़ी कंफ्यूजन होता आती है, दोनों एक जैसे हैं। मिरर में क्या होता है 1/f इज 1/v प्लस 1/u, और जबकि लेंस में क्या हो जाता है 1/f इज 1/v माइनस 1/u, लेंस है। इधर उधर बहुत गलती होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब वैल्यू डाल देते हैं इसमें डायरेक्ट, तो हमारा f हो गया 1/-15 बराबर 1/v हमें निकालना ही है माइनस, सॉरी प्लस 1/u हो गया हमारा -25। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस को कभी भी नीचे नहीं रखना फ्रैक्शन के। ठीक है, और ये दो सिंबल एक साथ हो तो उसे सेम बना लो पहले। तो 1/v को इधर ही रहने देते हैं, इसे मान ले -1/15 प्लस 1/25 1/v। तो यहाँ से सॉल्व करके 1/v की वैल्यू जाएगी, एलसीएम लिया 25 दूनी 50, 75 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 पंजे -5 प्लस 25 से गया 3 1/v -2/75। इसमें याद रखना रेसिप्रोकल करना होता है इसका, तो v की वैल्यू -75/2 सेंटीमीटर, -2 3 6 37.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर है इमेज, और लेफ्ट साइड में मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। नेचर भी पता लग गया इसका, हालांकि ये सब पूछा नहीं अपने से, लेकिन अपने को आना तो चाहिए ही। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस इन पैरेलल को भी बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो ये गलती ना हो, ऑप्शन में दिया होता है बिना रेसिप्रोकल किए। तो आंसर हमारा है -37.5। जनरली ऑप्शंस में माइनस लिखा नहीं होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, ये चैप्टर कह रहा हूँ, ये पेपर कंप्लीट होता है भाई।